हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है दैट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसके कुछ रिवीजन एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड ट्विटर पे भी आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, द ड्रग डोज गिवन टू द पेशेंट इज नोन एज डैश, एडमिनिस्टर्ड डोज, बायोअवेलेबल डोज, यूनिट डोज, नन ऑफ द अबव। हमें बोला है कि वो जो ड्रग डोज हम पेशेंट को दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो साफ सी बात है उसे बोला जाएगा एडमिनिस्टर्ड डोज। एडमिनिस्टर का मतलब होता है किसी को हम कोई चीज दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, सिंपली बोले तो। ठीक है, तो ड्रग डोज जो कि हम पेशेंट को दे रहे हैं उसे बोला जाएगा एडमिनिस्टर्ड डोज। बायोअवेलेबल डोज हमें पता है नहीं हो सकता, ये भी यूनिट डोज भी नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव है नहीं, तो करेक्ट क्या है हमारा ऑप्शन है दैट इज एडमिनिस्टर्ड डोज। आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बायो अवेलेबल डोज। क्या बोला है कि हमें बताना है कौन सा ऑर्डर करेक्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब नीचे हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे रखे हैं, उनके रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर करेक्ट है बायो अवेलेबिलिटी को लेके। लाइक सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी किसकी है, फिर कौन से रूट की है, फिर कौन से रूट की है। तो सबसे ज्यादा जो हमें ड्रग अवेलेबल होती है वो हमें आईवी, आईएम या पेरेंट्रल रूट से चढ़ाई हुई होती है। उसके बाद हमारे पास रेक्टल फॉर्म आ जाती है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ओरल फॉर्म, मुंह से दी हुई, फिर उसके ज़्यादा। फॉर सपोज अगर हमने 500 चढ़ाई है तो हमें 500 की 500 अवेलेबल है, तो 250 हमें ओरल के थ्रू अवेलेबल होगी। अगर हम रेक्टल से देंगे तो वो हमें कहीं यही लाइक 200 के करीब अवेलेबल होगी 500 में से, और अगर हम टॉपिकली लगाएंगे तो वो कम से कम लाइक 100 के आसपास अवेलेबल होगी। तो ये हमारा एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का बायो अवेलेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा अवेलेबल वो हमें पेरेंट्रल के केस में रहेगी, उसके बाद ओरल, उसके बाद रेक्टल और उसके बाद टॉपिकल विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। क्या लिखा है, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मतलब वो ड्रग्स जो कि हम ओरल रूट से नहीं दे रहे, लाइक हम इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, ओरल आ गया, फिर रेक्टल और फिर टॉपिकल। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टॉपिकल नहीं आता पहले, ओरल नहीं आता पहले, टॉपिकल नहीं आता पहले, गलत सीक्वेंसेस है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया, द डिसोल्यूशन ऑफ पुअर वेटेबल ड्रग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोफिलिक डैश एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बाइंडर, ऑप्शन बी व्हीकल, ऑप्शन सी डाइल्यूएंट्स एंड ऑप्शन डी फिलर्स। हमें क्या बोला गया है कि अगर में डिसोल्यूशन है कोई भी, ठीक है, डिसोल्यूशन होना किसी भी पुअर वेटेबल ड्रग का मतलब जो आसानी से वेट नहीं होती ड्रग, तो उसका डिसोल्यूशन हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम उसमें क्या हाइड्रोफिलिक चीज डालेंगे जिसकी वजह से उसका डिसोल्यूशन इंप्रूव हो जाए। बाइंडर डालेंगे, व्हीकल डालेंगे, डाइल्यूट डालेंगे या फिलर डालेंगे। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी पुअर वेटेबल ड्रग को डिसोल्यूट करना है, उसको हमें इंप्रूव करनी है उसके डिसोल्यूशन को, तो 100% हम क्या डालेंगे, हाइड्रोफिलिक बाइंडर्स उसके अंदर डालेंगे। बाइंडर्स बेसिकली क्या करेंगे, उसका डिसोल्यूशन हमारा इंप्रूव करेंगे। व्हीकल्स कैरी करने के लिए होते हैं, डाइल्यूएंट्स गलत आंसर है, फिलर्स फिल करने के लिए होते हैं, ये भी हमारे गलत आंसर है। करेक्ट क्या है हमारा ऑप्शन ए दैट इज बाइंडर्स। अगर आपको यही सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के कोर्सेज अवेलेबल है, फुल वीडियो लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं। अगर आपको वो परचेज करने हैं तो आप जाके वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ कोकेन ट्रीटेड विद एंड द ऑप्शंस आर ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, फ्लूपेंटिजोल, क्लोनिडेन या फिनोथायाजिन्स। बेसिकली बोला है अगर हमें विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं किसके, कोकेन के, तो हम उसे किससे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विड्रॉल सिम्टम्स होते क्या है। विड्रॉल मतलब जब आपने चीज छोड़ दी है, जैसे कोई पेशेंट है रोज कोकेन लेता है, काफी 6-7 महीनों से ले रहा है, तो दैट मीन्स वो उस पर अब्यूज है, मतलब उस पर डिपेंडेंट है बुरी तरह। तो एक
एकदम से अगर वो छोड़ेगा, उसे विड्रॉ कर लेगा, तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, लाइक पसीना आएगा, भूख नहीं लगेगी, उल्टियाँ आएंगी, ठीक है, ट्रेमर्स आएंगे, सीजर्स भी आ सकते हैं, दौरे भी पड़ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो जो हमारे जो सिम्टम्स हैं वो हम किससे, कोकेन के ट्रीट करेंगे। ऑप्शंस हमें गिवन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं अगर कोकेन के, तो उसे हम किससे ट्रीट करेंगे, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से उसे हम ट्रीट करेंगे। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, डैश अकर्स ऑन रिपीटेड कंजप्शन ऑफ अ ड्रग। अगर आप कोई बार बार ड्रग ले रहे हो, मैंने पीछे ही जिक्र किया कोकेन का, अगर आप कोई बार बार ड्रग ले रहे हो, लाइक 6 महीने से कोई ड्रग ले रहे हो, नॉट 6 महीना, मतलब एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि 6 महीने से आप लगातार ड्रग को ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसे ड्रग एब्यूज कर रहे हो, ड्रग एडिक्शन हो गया, ड्रग डिपेंडेंस हो गया, ड्रग टॉलरेंस हो गया। सो बेसिकली आप उसे रिपीटेडली यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ड्रग डिपेंडेंस। क्या बोला जाता है उसे, ड्रग डिपेंडेंस बोला जाता है। ड्रग डिपेंडेंस कब होता है कि हम क्या है, ड्रग पे अब डिपेंड हो गए, क्योंकि हम उसे बार बार क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, एंटीडोट ऑफ कैफीन पॉइजनिंग। अगर कोई पर्सन है, उसे कैफीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेता है, जो हमारी कॉफ़ी वगैरह में आम पाया जाता है कैफीन, तो अगर कोई पर्सन है वो उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेता है जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसके लिए हम कौन सा एंटीडोट यूज़ करेंगे। एंटीडोट क्या होता है, जो कि हमारे पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, ख़त्म करता है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास है डाइमर कैप्रोल, इथेनॉल, एस्मोलोल, नेलोक्सोन। हमें 4 ड्रग्स के नाम गिवन है, इनमें से बताना है एंटीडोट कौन सा है। सो अवर करेक्ट आंसर इज एस्मोलोल। जब भी किसी पेशेंट को कैफीन की पॉइजनिंग होगी तो कौन सी ड्रग यूज़ करी जाती है, इन केस एस्मोलोल हमारी एक ऐसी ड्रग है जो कि हम कैफीन पॉइजनिंग के केस में पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, कशिंग सिंड्रोम में बी कॉज्ड बाय डैश एंड द ऑप्शंस आर पेनिसिलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। हमें बोले कुशिंग सिंड्रोम, तो कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, जब हमारी एड्रीनल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, हाई लेवल पे हार्मोन्स निकाल रहा है, मतलब कॉर्टिसोल हमारे ब्लड में एक्सेसिवली प्रेजेंट है, तो उसे बोला जाता है कुशिंग सिंड्रोम। तो ये कुशिंग सिंड्रोम मतलब किडनी पे या एड्रीनल ग्लैंड पे मेन इफेक्ट हमारी कौन सी ड्रग डालती है, ऑप्शंस हमें गिवन है। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज करने के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, लाइक सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका इम्यूनो सप्रेशन। इम्यूनो सप्रेशन का मतलब हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो इम्यूनिटी को कम करता है, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स की हैवी एक्टिविटी करता है, कशिंग सिंड्रोम करता है, बोन के बहुत सारे डिसऑर्डर्स करता है। तो ये काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं किसके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, विच वॉज द फर्स्ट ड्रग रिकॉग्नाइज टू कॉज टेराटोजेनिसिटी एंड द ऑप्शंस आर टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, पैरासीटामोल या थैलिडोमाइड। हमें बोला है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको फर्स्ट हमने रिकॉग्नाइज किया कि वो टेराटोजेनिसिटी कॉज कर रही है। तो टेराटोजेनिसिटी क्या है, वो ड्रग जो कि प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर से फीटस के थ्रू, मतलब मदर के थ्रू फीटस तक जा रही है और फीटस को हार्म पहुंचा रही है, तो ऐसी ड्रग या ऐसी ड्रग के इफेक्ट को टेराटोजेनिसिटी बोला जाता है। सो टेट्रासाइक्लिन नहीं कर सकती, क्लोरमफेनिकोल नहीं कर सकती, पैरासीटामोल नहीं कर सकती, थैलिडोमाइड एक हमारी ऐसी ड्रग है जो कि हमारा फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ था कि ये ऐसी ड्रग है जो कि टेराटोजेनिसिटी कर सकती है, दैट मीन्स प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस पे जा सकती है और उसे हार्म पहुंचा सकती है, उसे नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश अराइज ड्यू टू सडन विड्रॉल ऑफ मेनी ड्रग्स। अगर हम एकदम से काफ़ी सारी ड्रग्स छोड़ देंगे तो इनमें से कौन सा इफेक्ट हमें मिलेगा। तो ये सारे इफेक्ट हम अच्छे से थ्योरी में कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो वहाँ से ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं वीडियोज़, ठीक है। तो अगर हमें बोला जाए कि कौन सा इफेक्ट होता है अगर हम एकदम से कोई ड्रग छोड़ देते हैं, क्रॉनिक इफेक्ट होगा, एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट होगा, डिलेड इफेक्ट होगा कि बिजार इफेक्ट होगा। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट। जब भी क्या होता है, हम सडन विड्रॉ कर देते हैं काफ़ी सारी ड्रग्स को, तो एकदम से एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट हमें शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या लिखा है, टेकिंग डैश विद विटामिन के रिच फूड्स ऑल्टर द ब्लड थिनिंग रिस्पॉन्स एंड द ऑप्शंस आर फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, सिफामेंडोल या वारफेरिन।
हमें बोला कि हम कौन सी ड्रग लेंगे अगर विटामिन के रिच फूड के साथ, तो वो हमारा ऑल्टर करेगी ब्लड थिनिंग प्रोसेस को। देखो जी, विटामिन के हमारा एक ऐसा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, खून को जमाने में हमारा हेल्प करता है। तो वारफेरिन एक ऐसी ड्रग है जो कि हमारा ब्लड थिनर का काम करती है, ब्लड को पतला करती है। तो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, एंटी है, एक पतला कर रहा है और एक उसको जमा रहा है, ठीक है। तो अगर हम वारफेरिन लेंगे विटामिन के रिच फूड के साथ, तो वो डेफिनेटली हमारा ऑल्टर करेगा, इफेक्ट करेगा ब्लड थिनिंग रिस्पॉन्स को। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वारफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है, हाई प्रोटीन डाइट डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ विच ड्रग। ऐसा कौन सा ड्रग है अगर हम उसको लें तो वो हाई प्रोटीन डाइट के साथ, मतलब अगर फॉर सपोज कोई पेशेंट है हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, अंडे, ठीक है, मीट वगैरह बड़ा कुछ ले रहा है, सोयाबीन वगैरह, तो वो हाई प्रोटीन डाइट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी कौन सी ड्रग के इफेक्ट को, मेट्रोनिडाजोल, लीवोडोपा, क्लोरप्रोपामाइड या फ्रूसेमाइड, इन चारों में से किसके इफेक्ट को वो डिक्रीज करेगी। सो बेसिकली अगर हम चारों में से देखें तो जो लीवोडोपा हमारी ड्रग है वो हमारे किसके साथ चलती है, वो न्यूट्रल एसिड्स के साथ चलती है, न्यूट्रो अमाइनो एसिड उसे कैरी करते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट जब भी लेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसके इफेक्ट को डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट में न्यूट्रल्स नहीं होंगे, ये हमारा न्यूट्रल अमाइनो एसिड के साथ चलता है। अगर हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो वो इसको डिक्रीज करेगा। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कि हाई प्रोटीन डाइट इनमें से लीवोडोपा के इफेक्ट को क्या करेगा, हमारे डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, इंसुलिन एक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन इंटरैक्टिंग विद, एंड द ऑप्शंस आर एंटीकोगुलेंट, रिफैम्पिसिन, प्रोपेनोलोल या सल्फोनाइल यूरियस। हमें बोला है कि जो इंसुलिन की एक्टिविटी है वो किससे मिलने के बाद इंक्रीज हो जाती है, एंटीकोगुलेंट से, रिफैम्पिसिन से, प्रोपेनोलोल से, सल्फोनाइल यूरियस से। सो एक चीज याद रखना है, जो इंसुलिन एक्टिविटी है हमारी वो हमारी इंक्रीज हो जाती है जब भी वो किसी बीटा ब्लॉकर से मिलता है। तो बीटा ब्लॉकर इनमें से कौन सा है, हमारा प्रोपेनोलोल है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, जो हमारी वेसल्स होती है उनको डायलेट करते हैं, उन्हें खोलते हैं, तो जिसकी वजह से इंसुलिन एक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोपेनोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू इन 20 to 30 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल इज, एंड द ऑप्शंस आर 45 to 100 mg परसेंटेज, 165 to 295, 145 to 275 और 175 to 350, ठीक है। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू बोला है, तो बेसिकली 150 से लेकर 200 तक हमारी नॉर्मल रेंज कंसीडर होती है, ठीक है। इतनी हमारी क्या होती है, नॉर्मल रेंज कंसीडर होती है कोलेस्ट्रॉल की ह्यूमंस के अंदर। सो नियर बाय ऑप्शन 4500 नहीं है, 175 और 350 तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, 295 भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो बचा क्या हमारे पास रेंज के अकॉर्डिंग, दैट इज 145 to 275 mg परसेंटेज कोलेस्ट्रॉल हमारे 20 to 30 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल में देखा जाता है। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, डैश इज अ नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द फीटस। बोला है इनमें से कौन सी नॉर्मल हार्ट रेट है फीटस की, 110 से 115 पर मिनट, 140 से 150 पर मिनट, 130 से 140 पर मिनट या 80 से 90 पर मिनट। सो हमें यहाँ फीटस की पूछा है, तो फीटस क्या है, माँ के पेट में है, वो बॉडी के माँ के अंदर है, बॉडी के अंदर है हमारा फीटस, ठीक है। तो इसकी अगर हम नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें तो वो हमारी होती है 110 से 160 तक। कितनी है, 110 से 160 तक। तो रेंज देख लेते हैं, 110 से 115 बहुत कम है हमारी, ठीक है, 80 से 90 भी बहुत कम है, 130 से 140 भी हमारी ठीक नहीं है, 140 से 150 हमारा एक रेंज हम कह सकते हैं कि इन बिटवीन हमारा ये पड़ रहा है, कौन सा हमारा 140 to 150, क्योंकि 130 140 थोड़ा पीछे हो जाएगा, 140 to 150 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल वैल्यू ऑफ द टोटल सीरम प्रोटीन। टोटल सीरम प्रोटीन मतलब हमारा जो सीरम होता है ब्लड में, उसमें प्रोटीन लेवल कितना नॉर्मल है, ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। तो अगर हमसे पूछे, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेजर सीरम प्रोटीन कौन सा है हमारा,
सो वी विल आंसर कि मेजर सीरम प्रोटीन है हमारा एल्ब्यूमिन। कौन सा है? एल्ब्यूमिन। लाइक अगर 100% हमारे क्या है टोटल प्रोटीन है तो उसमें से 80% हमारा कौन है? एल्ब्यूमिन है। ठीक है, तो मेजर सीरम प्रोटीन कौन है? हमारा एल्ब्यूमिन। तो टोटल सीरम प्रोटीन हमारा कितना होता है? इट इज 6 to 8 mg/dl। ये हमारा नॉर्मल प्रोटीन का लेवल होता है हमारे सीरम में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज डैश सेकंड। 12 से 15, 10 से 15, 10 से 20, 12 से 20। हमें पूछा है नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमारा कितना है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बेसिकली इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू अवर क्लोटिंग टाइम, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन हमारा एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है जो कि क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव टाइम हमारे पास होता है 12 से 15 सेकंड की। लाइक अगर किसी पेशेंट में नॉर्मल है 12 से 15 सेकंड है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो उसे कोई ना कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला है? हाइपोग्लाइसीमिया अकर्स ड्यू टू। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, मतलब किसी को अगर ग्लूकोज बॉडी में शुगर उसकी कम है तो वो किस किस वजह से? इंसुलिन ओवरडोज। यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम क्या देते हैं, जैसे किसी पेशेंट को ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम उसको क्या देते हैं? पेशेंट को इंसुलिन देते हैं, और अगर हम इंसुलिन काफी ज्यादा दे दे तो वो क्या करेगा? ग्लूकोज को बहुत कम कर देगा, तो हो जाएगा ना हाइपोग्लाइसीमिया। तो इंसुलिन ओवरडोज भी है। पैनक्रियाटिक ट्यूमर तो बिल्कुल ठीक है, अगर पैनक्रियाज में ट्यूमर हो जाए और इंसुलिन हमारा क्या बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए ओवर एक्टिविटी की वजह से, तब भी हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम हो जाएगी। हाइपोपिट्यूटरिज्म, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कम फंक्शन करे, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा वो सिग्नल ना दे कि आपकी शुगर कम है, ज़्यादा है, तो उस वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हमें देखने को मिल सकता है। सो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला? द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन हीमोग्लोबिन इज 69%, 5%, 4%, 25%। क्या बोला है कि कितना आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है एचबी में? तो हीमोग्लोबिन में हमारी दो चीजों से बना है, एक तो हीम से बना होता है और एक हमारा ग्लोबुलिन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। तो इस हीम के अंदर जो हमारा आयरन कंटेनिंग परसेंटेज होता है दैट इज 4%। कितना होता है? 4% आयरन होता है। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? डैश अल्सर्स रिजल्ट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकोजल बैरियर, ड्यूडेनल, पेप्टिक, गैस्ट्रिक या रेक्टल। देखो क्या होता है, हमारा जैसे ईसोफेगस है, फिर यहाँ से हमारा पेट है, फिर नीचे हमारी ड्यूडिनम वगैरह है। तो यहाँ पे पेट के सराउंडिंग में ना म्यूकस की लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? म्यूकस की लेयर होती है, ताकि जो HCl है वो पेट की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक है, तो अगर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाए म्यूकोसल बैरियर की, ये म्यूकोसा वाला बैरियर हमारा हट जाए, तो HCl डायरेक्ट हमारा क्या है, लेयर पे इफेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से हमें कौन से अल्सर करेगा? गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि ये पेट में है तो कौन से अल्सर करेगा? गैस्ट्रिक अल्सर। सो सी इज अवर करेक्ट आंसर कि गैस्ट्रिक अल्सर रिजल्ट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द म्यूकोसल बैरियर। ड्यूडेनम में भी अल्सर होते हैं पर ड्यूडेनम में म्यूकोसल बैरियर नहीं हमारा हटता, ये इनकरेक्ट है। पेप्टिक अल्सर हम ड्यूडिनल प्लस और गैस्ट्रिक दोनों को मिला के बोलते हैं, तो ये भी गलत है, रेक्टल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, दैट इज गैस्ट्रिक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? डैश इज नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1A, टाइप 1B। हमें बोला है कौन से टाइप को बोला जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, दैट मीन्स इंसुलिन बॉडी में सफिशियंट है, इंसुलिन बॉडी में है, लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा। काम क्या है? वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा किस में होता है? सो इट इज अवर ऑप्शन बी, टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस बोला जाता है कि इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है, हमें इंसुलिन सफिशिएंट है, बट फिर भी हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। और जो फर्स्ट होती है टाइप 1, उसे बोला जाता है हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंसुलिन की जरूरत होती है। आगे चलते हैं। क्या है? बिल्डअप ऑफ डैश इन आर्टरीज एंड इन्फ्लामेशन आर द मेजर कॉज ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज। क्या चीज जब हमारी आर्टरीज में जम जाती है और उसकी इन्फ्लामेशन कर देती है, उसकी वजह से इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो जाता है। जैसे हमारी आर्टरी है, आर्टरी में क्या होता है, हमारे प्लैक्स जम जाते हैं। क्या जम जाते हैं? प्लैक्स जम जाते हैं। ठीक है, उन प्लैक्स की वजह से हमारा क्या होता है, इन प्लैक्स की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। वो चीज़ क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पहले इतना डायमीटर था बट अब इतना ही डायमीटर रह गया उसके निकलने के लिए। तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा, ब्लड सप्लाई ढंग से आगे वाले ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो क्या प्लैक बन जाना हमारा, ठीक है,
आर्टरीज में और इन्फ्लामेशन हो जाना, वो हमारा इस्कीमिक हार्ट डिसीज करता है। इस बीमारी को बेसिकली क्या बोला जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोला जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? थ्रू ब्लड द हेपेटाइटिस ए वायरस रीचेज द टारगेट दैट इज इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, सुप्राग्लॉटिक, कुफर सेल्स या ओरोफेरिंक्स। हमें बोला है ब्लड के बाद जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो कहाँ जाता है? अपने टारगेट ऑर्गन पे, मतलब उसका टारगेट ऑर्गन पूछा है बेसिकली। तो हेपेटाइटिस हमारे काफी तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करेंगे। जो ए है वो कैसे फैलता है? वो फीको ओरल रूट के थ्रू फैलता है। कैसे फैलता है? फीको ओरल रूट के थ्रू हमारा ये फैलता है। फीकस और ओरल के थ्रू हमारा ये क्या होता है? फैलता है। और जो हेपेटाइटिस है वो सीधा इफेक्ट किस पे डालता है? हमारे लिवर पे। तो लिवर से रिलेटेड यहाँ पे एक ही चीज है, दैट इज कुफर सेल्स। कुफर सेल्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिवर में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड के बाद जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो कहाँ पहुंचेगा? सीधा कुफर सेल्स में पहुंचेगा। सो सी इज अवर करेक्ट आंसर। बाकी के तीन हमारे क्या है? गलत ऑप्शन है। आगे चलते हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रोल शुड नॉट कैरिड आउट बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा रोल है जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं करता है? सुपरवाइजिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो काम करता है, सुपरवाइज करेगा ना कि ड्रग कैसे कैसे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। डज पेशेंट काउंसलिंग, तो ये भी करता है। जब पेशेंट को नीड हो, दवाई ना समझ आ रही हो, तो ये एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है कि उसे काउंसलिंग दे। ठीक है, तो ये भी काम है। प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स टू पेशेंट, नो, ये काम हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट का नहीं है, क्योंकि फार्मासिस्ट या अदर मेडिकल स्टाफ हमारे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। प्रिस्क्राइब सिर्फ और सिर्फ हमारा फिजिशियन कर सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी। लास्ट क्या? हेल्पिंग द पेशेंट इन सिलेक्टिंग ओटीसी ड्रग्स। तो यस, अगर कोई पेशेंट आपसे ओवर द काउंटर पिल्स के बारे में पूछे तो आप उसे सेलेक्ट, मतलब वो कौन सी सेलेक्ट करे, आप उसमें उसे सजेशंस दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो। सो ये भी आपका काम है। काम एक नहीं है जो कि आप है प्रेस्क्राइबिंग। प्रेस्क्राइबिंग इज द वर्क ऑफ द फिजिशियन या डॉक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? डैश थेरेपी अलाउज पेशेंट टू शो ग्रेटर कंप्लायंस। इनमें से कौन सी ऐसी थेरेपी है जिससे पेशेंट हमारा काफी अच्छा कंप्लायंस करेगा, मतलब हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाएगा? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बोथ एंड बी नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली करेक्ट आंसर है शॉर्ट टर्म। क्यों? क्योंकि अगर थोड़े टाइम के लिए दवाई खाने, जैसे किसी को बोला कि आपको ये 3 दिन दवाई खानी है, तो वो 3 दिन दवाई खा लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप किसी को बोलो साल खानी है, बीच बीच में छोड़ देगा, या अगर खत्म होगी तो फिर वो लेगा ही नहीं, तो उसमें क्या होता है? कंप्लायंस पेशेंट का कम हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि अलाउ करती है पेशेंट को कि वो ग्रेटर कंप्लायंस शो करे। सो करेक्ट आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। डैश ड्रग शुड नॉट बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। खाली पेट हमें इनमें से कौन सी दवाई नहीं लेनी चाहिए? सैलिसिलेट्स, टेट्रासाइक्लिन, एंटासिड या बिसाकुडिल। बेसिकली क्या होता है? अगर हम सैलिसिलेट्स यानी कि एग्जाम्पल में ले लो एस्पिरिन, इनको हम एम्प्टी स्टमक लेंगे, तो अगर हम इन्हें खाली पेट लेंगे तो पेट में जाके क्या हो जाता है? ये डिसोशिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसोशिएट। जब डिसोशिएट होती है तो हमारे जो पेट का पीएच है, गैस्ट्रिक पीएच है, वो बहुत ज़्यादा कम कर देती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रिस्क होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एस्पिरिन एक ऐसी दवाई है जो कभी भी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। मतलब सैलिसिलेट एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी जो मेडिसिन है वो आपको खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। तो करेक्ट क्या है? हमारा ऑप्शन ए। बाकी 3 गलत है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर अनदर चैनल दैट इज इजी नर्सिंग लेक्चर्स। थैंक यू।